एक समय की बात है। चुलबुलापुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग बड़े ही खुशहाल थे। लोगों के पास बहुत अधिक पैसे तो नहीं थे, पर हृदय बहुत बड़ा था सबका। पर वहां की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। लोगों को कोई समाधान भी नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन उस गांव में एक जादूगर आया। गांव के प्रधान और कुछ लोग वहां उसकी बातें सुनने इकट्ठा हुए थे। आओ आओ, सभी आओ और मेरे गुण गाओ। ऐसा कौन सा महान काम किया है तुमने भैया कि मैं तुम्हारे गुण गाऊं? बढ़िया मजाक, बढ़िया सवाल, पर गुण तब गाओगे जब करामात देख पाओगे। अरे दिखाते क्यों नहीं भैया? हम सब तो वैसे भी परेशान थे, थोड़ा मन बहला दो, हैं भाइयों? परेशानी? हाँ परेशानी, उसी का हल हूँ मैं, जादूगर नल हूँ मैं। अच्छा, तो आप समाधान करेंगे, हमारी धन की कमी को मिटा देंगे? उसके लिए तुम्हें दो शर्तें माननी होगी। पहली ये कि उतना ही धन लोगे जितने की आवश्यकता है, और दूसरा कि यदि लालच करके अधिक धन लोगे तो बराबरी का भुगतान करोगे। जी नल जी, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। ठीक है, किस्मत की चक्की, गुफा में जाओगे, चक्की चलाओगे तो खूब धन पाओगे। लालच करके अधिक चलाओगे तो लालच की चक्की के जाल में फंस जाओगे। चलो सब लोग चक्की चलाने गुफा की तरफ चलते हैं। धन्यवाद जादूगर नल जी। जाओ जाओ, खूब धन पाओ। सब गांव वाले गुफा की तरफ चले जाते हैं और जादूगर अकेला खड़ा होकर वहां हंस रहा था। फंस गए, लालच की चक्की में धंस गए। प्रधान रामू, ललित और रंभा गांव के बाहर वाले गुफा में पहुंचते हैं और वो वहां पर उस चक्की को देखते हैं। अरे प्रधान जी, ये जादूगर तो सच कह रहा था। हाँ, अब हमारा गांव और भी खुशहाल हो जाएगा। मेहनत तो हम सब करते ही हैं। अगर कभी ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम सब इस चक्की की मदद ले लेंगे। और जैसा जादूगर ने कहा, हम लालच में आकर इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तुम तीनों की बातें एकदम सही हैं। अभी की दिक्कत मिटाने के लिए एक एक बार चलाते हैं और इससे जो धन निकलेगा उसे हम गांव ले जाएंगे। जी प्रधान जी। चारों जन एक एक करके चक्की को चलाते हैं और उसमें से सोना निकलने लगता है। इसमें तो सच में जादू है, सोना ही सोना है इसमें। इतना पर्याप्त है हमारे लिए। अब 1 साल के लिए इससे अधिक धन की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ प्रधान जी, बाकी धन हम अपनी मेहनत से कमा लेंगे। अब सब चलो यहाँ से, ये धन हम गांव के काम में लगाएंगे। चारों लोग गांव की तरफ लौट जाते हैं। अगले दिन गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल जादूगर नल आया था। जादूगर नल ने जैसा कहा था, बिल्कुल वैसी ही चक्की हमें उस गुफा में मिली, जिसे घुमाने पर खूब सारा धन निकला। जी प्रधान जी, पर आप किस विषय पर जोर देना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। इन सब चीजों के बारे में तो हम सब पहले से ही जानते हैं। ललित, मैं किसी एक विषय पर जोर देने नहीं आया, बल्कि जो चीज पहले से ही कही गई है उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किस्मत की चक्की की बात सच हो सकती है, तो जरूर ही लालच करके ज्यादा धन निकालने पर बराबरी की भरपाई वाली बात भी सच ही होगी। सही कहा। अगर लालच करके ज्यादा निकाल लिया तो किस तरह की भरपाई करनी पड़े, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मैं आप सब गांव वालों को ये चीज फिर से बता रहा था, ताकि कोई भी गलत काम जाने अनजाने में ना करे। जी, हम सब आपकी बात बिल्कुल समझ गए प्रधान जी। ज्यादा लालच कर दिया तो ये वरदान श्राप में बदल सकता है। हाँ, बस इसीलिए मैंने ये पंचायत बुलाई थी। और दूसरी बात ये कि अब से जब भी चक्की चलानी होगी तो मैं, रामू, ललित और रंभा वहां जाया करेंगे, ताकि कोई तकरार ना हो लोगों में और लालच में आकर कोई फंस ना जाए। कुछ महीने बीत गए और जो भी धन चक्की से निकला था वो समाप्त हो गया। लोगों ने प्रधान से आग्रह किया और चारों जन फिर से चक्की के पास चले गए। अरे प्रधान जी, हमें तो लगा था कि धन कुछ महीने और चल जाएगा, पर शायद हमने गिनती सही से नहीं की थी।
हाँ, इस बार थोड़ा अधिक निकाल लेते हैं ताकि बार बार यहाँ ना आना पड़े। हाँ, तुम लोग ये ठीक कह रहे हो। अगर ये बात है तो अच्छा है, लेकिन अगर लोग मेहनत से छुटकारा पाने लगेंगे और उस वजह से ये धन जल्दी समाप्त होने लगेगा तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तब भी ललित, इतनी छोटी सी बात पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर उस जादूगर नल ने हमारी समस्या हल करने के लिए ही ये किया था ना। तो अगर मेहनत कम होगी तो सबको आराम मिलेगा, तो वो भी तो समस्या का हल ही है ना। हाँ, रामू सही कह रहा है। अगर मेहनत थोड़ी कम होगी तो अच्छा ही है। पर्याप्त धन निकाल लें, फिर हम सब चलते हैं। चारों ने चक्की चलाई और वहाँ से गांव की तरफ चले गए। गांव में फिर धन पहुँचा और इस बार पिछली बार से अधिक मात्रा में, पर समाप्त होने में उसे मानो बस क्षण भर ही लगा हो। इस बार धन 1 महीने में ही समाप्त हो गया। फिर पंचायत बुलाई गई और उन लोगों में एक युवक रकुल भी था। हम लोगों ने इस बार पिछली बार से अधिक मात्रा में धन प्राप्त किया था उस चक्की से, तो ये कैसे हो रहा है? आप इन गांव वालों से पूछिए, आखिर मात्र 1 महीने में इतना धन खत्म कैसे हो गया? मेहनत की इच्छा ही मर गई है जैसे सब में। पर ठीक ही है ना, अगर मेहनत कम करनी पड़े तो बस उतना ही धन लगेगा जितना हम सबको संतुष्ट कर दे और हम सब और धन के पीछे ना जाएं। रंभा, तुम्हारी बात सही है, पर अभी बस हमने उस चक्की का इस्तेमाल करना शुरू ही किया है और इतनी जल्दी मेहनत से मुंह मोड़ लेना अच्छा नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर दिक्कत गिनती में थी तो अच्छा होता। इस तरह से हमारा क्या होगा? हम सब लालच की चक्की के जाल में फंस जाएंगे। वो किस्मत की चक्की है ललित, थोड़ा सोचकर बोलो, लोगों को भड़काओ मत। हाँ, अगर तुम उस चक्की का महत्व नहीं समझते हो तो तुम्हारा आना ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं आप। शायद मैं उसके महत्व को अभी समझ नहीं पा रहा, पर मैं उसके खतरे को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं स्वयं अब वहां नहीं जाऊंगा। उन चारों की बातें सुन रकुल हंस पड़ा। आप सब इस तरह बात करते हैं जैसे हम गांव वालों की गलती हो। कहना क्या चाहते हो? आप कैसे इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि आपने अपने लिए अधिक धन नहीं रखा? पर हमने तो सबके लिए धन निकाला था। तुम इन तीनों से पूछ लो। नहीं, मुझे इन तीनों से नहीं पूछना, ना आपसे पूछना है। हम गांव वालों को भी पता है कि आप तीनों उस गुफा में शुरुआत से ही साथ में जा रहे हैं। तो क्या पता आपने आपस में कोई बात बना ली हो। तो अब तुम गांव वालों ने मेरे बिना कोई निर्णय ले लिया? जरूरी था प्रधान जी। आप भी समझिए, हमने निर्णय लिया है कि अब जब भी आप सब जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या? हम क्यों ले चले तुम्हें? तुम दोनों इस तरह की बातें मत करो। उस चक्की को पूरे गांव को दे दिया गया है। रकुल यदि गांव की सहमति से आ रहा है तो इसे चुपचाप स्वीकार करो। बस इतना ही नहीं, एक और शर्त है। वो ये कि हर बार बस एक ही इंसान होगा मेरे साथ आप तीनों में से। आप लोग बारी बारी आ जाइए जैसा आप चाहें, और पैसे निकालने हम सब हर हफ्ते चलेंगे। बस इसके आगे अब कोई शर्त नहीं। ये आखिरी शर्त है जो हम मान रहे हैं। ठीक है प्रधान जी। चुलबुलपुर को एक वरदान मिला था उस चक्की के रूप में, पर धीरे धीरे इंसान की लालच ने इस वरदान रूपी चक्की को दूषित करना शुरू कर दिया था। अब की बार रकुल और प्रधान चक्की के पास जाते हैं। अच्छा, तो ऐसे चलती है ये चक्की? रकुल की आंखें चमक उठी उस चक्की का जादू देखकर। हाँ, बस इतना धन पर्याप्त होगा। अरे और निकाल लीजिए प्रधान जी। आखिर आप इतनी दूर आते हैं, लोगों में इसे बताते हैं, तो थोड़ा सा अधिक ले ही सकते हैं ना। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहां पंचायत में, और अब यहाँ लालच दे रहे हो। तो आप कह रहे हैं कि आप चारों आपस में जरा सा भी अधिक धन नहीं बांटते थे? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। तब कोई बात नहीं। मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों आपस में अपनी कोई बात बिठा लें। अच्छा, सच? हाँ। तब शायद थोड़ा अधिक धन निकालना ठीक होगा। प्रधान ने थोड़ी चक्की और चलाई और रकुल को कुछ धन दिया और अपने पास कुछ रखा।
ऐसे ही रकुल ने रामू और रंभा के साथ भी किया और अब वो चारों इस चीज में मिल गए थे। गांव की हालत सुधर रही थी, पर लालच की सीमाएं इतनी पार हो चुकी थी कि अब प्रतिदिन ही उस चक्की का इस्तेमाल हो रहा था। आप सभी लोग ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो, तुम तो चक्की के पैसे लेते नहीं, तो अब यहाँ जलन के मारे हमसे विवाद मत करो। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अगर सब गांव वालों के सामने माफी मांगो तो शायद हम सोच लें। सही कह रही हो रंभा, क्यों रकुल? हाँ प्रधान जी, एकदम सही, मांगो माफी ललित। मुझे चक्की का कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से संतुष्ट हूँ। मुझे अपना वो गांव याद है जहाँ लोगों के हृदय की सीमा नहीं थी। अब तो आप सबकी सोच भी सीमित हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठीक नहीं होगा आप सबके साथ, इसीलिए आप सबको आगाह करने आया था। अब मैं जा रहा हूँ, बस ध्यान रखिएगा कि उस चक्की के साथ आप खुद ना पिस जाएं। ये कहकर ललित वहाँ से चला गया। बाकी लोगों ने ललित की हंसी उड़ाई और आपस में फिर दूसरी बातों में लग गए। तो रकुल, अब तो गांव में कोई दिक्कत नहीं है हमसे किसी को? नहीं प्रधान जी, अब तो सब ठीक है, लोगों की मेहनत भी कम हो गई है। क्यों गांव वालों? वहाँ जो गांव वाले खड़े थे वो खुश नहीं लग रहे थे, बल्कि क्रोध में दिखाई दे रहे थे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अब तो सब ठीक है ना? सब ठीक है? क्या ठीक है? तुम चारों के घर हम सबसे बड़े हैं। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास जो भी ऐशो आराम की चीजें हैं वो हम सबसे अधिक मूल्यवान हैं। रकुल भी तुम सबके साथ मिल गया है। हम सब गांव वालों ने ये निर्णय लिया है कि चक्की किसी एक की नहीं है। हम सबका जब मन होगा तब हम उसे चलाएंगे। अच्छा, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी और अब ये सब करने लगे तुम लोग? मैंने इस गांव के लिए कितना कुछ किया है और अब थोड़े से धन के लिए मुझे धोखा दे रहे हो? इन सब से बात करना ही बेकार है प्रधान जी। हम भी अब से बिना रोक टोक के चक्की चलाएंगे। आए बड़े, देखते हैं क्या करेंगे। चलो गुफा की ओर प्रधान जी। अब लोगों में फूट पड़ गई थी। गांव के सब लोग चक्की चलाने के लिए दौड़ने लगे। रामू, पकड़ चक्की को। सब लोग आपस में खींचातानी करने लगे। तभी अचानक वो चक्की बड़ी हो गई और लोगों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचने लगी। बचाओ! छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। सभी के सभी उस बड़ी सी चक्की से चिपक गए और चिल्ला रहे थे। तभी अचानक वो जादूगर वहाँ आता है। जादूगर नल है मेरा नाम, गाओ मेरा गुणगान। ये सब तुम्हारी गलती है, हमें छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। क्या करेगा मेरा? पहले चक्की से जान तो छुड़ा ले तेरा। पहले ही कहा था, जितना पर्याप्त है उतना धन निकालोगे तो गांव को पावन पाओगे, और जो लालच कर ज्यादा निकालोगे तो बराबर का भुगतान भी करोगे। क्या? तो हम सब ऐसे ही चिपके रहेंगे? अब ऐसे ही चिपके रहो, अपने ही लालच दे लिपटे रहो। बहुत पसंद थी ना ये चक्की, तो अब दूर मत भागो और इससे जमे रहो। नहीं, हमें यहाँ से छुड़ा लो, हमें इससे चिपके नहीं रहना। गांव वालों, अब ये चक्की तुम सब आजीवन घुमाओगे। गांव के लोग उस चक्की से छूट जाते हैं, पर जैसे कोई शक्ति उन्हें मजबूर कर रही हो, वो सब मिलकर बड़ी चक्की को घुमाने लगते हैं। क्या गांव वाले जादूगर के जाल में फंसे या चक्की के जादू में? क्या उनकी इस दशा का कारण उनका लालच था या ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी थी? बात जो भी थी, पर अब गांव वालों का जीवन उनकी लालच ने समाप्त कर दिया और ललित के अलावा सभी गांव वाले लालच की चक्की में पिस गए। विनोद एक व्यापारी है जो कि लाल मिर्चियों का व्यापार करता है, पर वो एक लालची किस्म का आदमी है और हमेशा लालच करने की ही सोचता है।
विनोद अपने थैले में बहुत सारी मिर्चियां भरता है और घर से मिर्चियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। पहले रामू गल्ले वाले के पास जाऊंगा आज। बहुत दिन हो गए हैं मैं उसकी दुकान पर नहीं गया। विनोद रामू की दुकान पर जाता है। कैसे हो रामू भाई? बहुत दिन हो गए हैं, आपसे मिला नहीं था, सोचा मिल लूं। इसी बहाने कुछ मिर्चियां भी बिक जाएंगी। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन से? जब से तुमने आना बंद किया मैंने किसी और व्यापारी से मिर्चियां खरीदनी शुरू कर दी। अब मैं आ गया हूँ ना, अब से तुम मुझसे ही मिर्चियां खरीदना। बताओ कितने किलो मिर्ची चाहिए? अभी तो फिलहाल 3 किलो दे दो, बाकी जैसा चाहिए होगा मैं आपसे लेता रहूंगा। अरे क्या रामू भाई, सिर्फ 3 किलो मिर्ची खरीद रहे हो आप? इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम 5 किलो तो ले लीजिए। नहीं नहीं, उतनी नहीं चाहिए। फिलहाल बरसात का मौसम है, बारिश में कोहरे के कारण मिर्चियां खराब होने लगती हैं। विनोद रामू के लिए 3 किलो मिर्चियां तो तौलता है, पर देने से पहले वो 1 किलो मिर्ची निकाल देता है। ये लो भाई, आपकी 3 किलो मिर्चियां। रामू गल्ले वाले को बेवकूफ बनाने के बाद विनोद दूसरी दुकान वालों के पास लाल मिर्चियां बेचने के लिए चला जाता है। लाल मिर्ची वाला आया, ले लो, बहुत स्वादिष्ट और तीखी मिर्चियां हैं। भाई साहब, आप लाल मिर्चियां कैसे दे रहे हैं? 300 रुपए किलो है बहन जी। आप इनके दाम पर मत जाइए, ऐसी मिर्चियां आपको पूरे बाजार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। विनोद लाल मिर्ची वाला नाम है मेरा। अच्छा, तो आप ही हो लाल मिर्ची वाले विनोद। बहुत सुना है आपकी मिर्चियों के बारे में। ऐसा कीजिए, मुझे 2 किलो मिर्ची दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी है तो मुझे मिर्चियाँ तो लगेंगी ही खाना बनाने के लिए। ये की ना अपने पते वाली बात। मैं तो कहता हूँ कि आप 1 किलो और ले लीजिए। अच्छी मिर्चियाँ हैं, आपके काम ही आएंगी। नहीं नहीं विनोद जी, 2 किलो मिर्चियाँ काफी होंगी मेरे लिए। आप 2 किलो ही तोल दीजिए। ये क्या भाई साहब, बिना तोले कैसे पता चलेगा कि ये 2 किलो है भी या नहीं? मैं आज का व्यापारी नहीं हूँ बहन जी, बहुत सालों से इस व्यापार में हूँ। भले ही तराजू में तौली हुई चीज ऊपर से नीचे हो सकती है, पर मेरे हाथों का अंदाजा कभी भी गलत नहीं हो सकता। उस औरत को ये मिर्चियाँ 2 किलो से कहीं ज्यादा कम लग रही थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ये मिर्चियाँ पूरी 2 किलो ही होंगी। वो यहाँ से मिर्चियों को लेकर सब्जी वाले के दुकान पर जाती है और उसको मिर्चियों को तौलने के लिए कहती है। क्या आप जरा इन मिर्चियों को तौल देंगे भाई साहब? सब्जी वाला अपने तराजू में मिर्चियों को तौलता है। ये तो बहन जी 1 किलो से भी कम है, देख लीजिए। इसका मतलब उस मिर्ची के व्यापारी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। भगवान करे उसकी मिर्चियाँ उस पर ही भारी पड़ जाए और वो अपनी ही मिर्चियों से इतना परेशान हो जाए कि उसका पूरा लालच खत्म हो जाए। दूसरी तरफ विनोद अपने लालच के चलते लोगों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा मिर्चियाँ बताकर कम मिर्चियाँ दे रहा था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे और सभी ने विनोद को बद्दुआएं दी कि वो अपनी ही मिर्चियों से परेशान हो जाए। आज तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। काश अगर मेरे पास कुछ और मिर्चियाँ होती तो मैं कुछ और लोगों को मिर्चियाँ बेचकर थोड़े पैसे और कमा लेता। विनोद सारी मिर्चियाँ बेचकर अपने घर चला जाता है और थके होने की वजह से वो अपनी बेटी से पानी लाने के लिए कहता है। बेटी, मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी ले आओ। विनोद की बेटी उसके लिए पानी लेकर आती है, पर जैसे ही वो पानी पीता है उसे वो पानी बहुत ज्यादा तीखा लगता है। मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने के लिए कहा था, मिर्ची वाला पानी लाने के लिए नहीं। पापा, मैं तो बाल्टी में से ही ठंडा पानी लेकर आई थी, पता नहीं उसमें मिर्ची कहाँ से आ गई। घर में मिर्ची का व्यापारी है तो मिर्चियाँ तो बिखरी ही होंगी ना। गिलास को साफ करके लाना चाहिए था। मेरा पूरा मुंह जलने लग गया। विनोद किचन में जाकर उस पानी को फेंक देता है और उस गिलास को साफ से धोकर फिर से बाल्टी से पानी निकालता है। पर जैसे ही विनोद पानी पीने लगता है और पानी उसके मुंह में जाते ही उसका मुंह जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गिलास को अच्छे से साफ किया था,
ये मिर्चियाँ अचानक से कहाँ से आ गई? विनोद बिना पानी पिए ही सिसकियां लेते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। वो वहां जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर कुछ देर लेटने के बाद उसके शरीर पर जलन होने लगती है। ये मेरी पीठ पर जलन क्यों हो रही है? लगता है बिस्तर पर मिर्चियाँ पड़ी हुई थी और मैं बिना देखे ही लेट गया। विनोद उठता है और अपने बिस्तर को अच्छे से साफ करता है और अपने बिस्तर पर एक नई चादर बिछा देता है। अब तो नई चादर भी चढ़ा दी है, अब तो जलन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही विनोद बिस्तर पर लेटता है, उसके पूरे शरीर पर तेजी से जलन होने लगती है। वो फिर से खड़ा होता है और अपने आप को खुजाने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा सारा बदन जलने लगा है। ये इतनी सारी मिर्चियाँ कहाँ से आ रही हैं? और वो देखता है कि उसके छत से भी मिर्ची ही गिर रही है। ये क्या हो रहा है? आज पूरा घर मिर्चियों से कैसे भर गया? ऐसा लगता है मेरे घर को किसी का श्राप लग गया है। जाकर पता करना होगा। विनोद इस श्राप के बारे में पता करने के लिए एक मंदिर में जाता है और पुजारी जी से इस बारे में पूछता है। पुजारी जी, मेरे पूरे घर में मिर्चियाँ फैल गई हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ आ जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मुझ पर यह श्राप कहाँ से आ गया? बेटा, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ जो ये बता सकूं कि तुम पर ये विपत्ति कहाँ से आ गई, पर हाँ, जरूर तुमने किसी के साथ कुछ छल कपट किया होगा, इसीलिए तुम ये सजा भुगत रहे हो। मैं तो मिर्चियों का व्यापारी हूँ, मैं कैसे किसी के साथ छल कपट कर सकता हूँ? क्या तुमने कभी किसी के साथ ऐसा किया है कि उसको ज्यादा बताकर कम मिर्चियाँ दी हो? पुजारी जी समझ जाते हैं कि विनोद ने अपने ही काम में लोगों के साथ छल कपट किया है। वो उसको सभी लोगों से माफी मांगने के लिए कहते हैं और उसके कारण लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करने के लिए कहते हैं। बेटा, तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुमने अपने लालच के चलते किस किस का नुकसान किया है। जाकर अपनी गलती सुधार लो, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। विनोद पुजारी जी की बात को समझ जाता है। वो मंदिर से निकलता है और अपने घर जाकर अपने थैले में मिर्चियाँ भरता है और उन सब लोगों को जाकर मिर्चियाँ देता है जिस जिसको उसने किलो के हिसाब से कम मिर्चियाँ दी थी। ये लो रामू भैया, मिर्चियाँ ले लो। मैंने कई बार आपसे पूरे पैसे लिए हैं और आपको कम मिर्चियाँ दी हैं। विनोद रामू को मिर्चियाँ देने के बाद उस औरत को ढूंढने निकल जाता है जिसको उसने 2 किलो के बजाय 1 किलो से भी कम मिर्ची दी थी। वो बाजार की तरफ जाता है, तभी उसको वो औरत एक फल वाले के ठेले के पास खड़ी दिखाई देती है। विनोद उसको आवाज लगाता है। अरे बहन जी, सुनिए, मैं वही मिर्चियों का व्यापारी हूँ जिससे आपने अपनी बेटी की शादी के लिए मिर्चियाँ ली थी। हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम जैसे धोखेबाज और लालची इंसान को कोई कैसे भूल सकता है भला? मुझे पता है बहन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, पर मैं आज यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ। ये लो, ये मिर्चियाँ रख लो। उस दिन मैंने तुम्हें कम मिर्चियाँ दी थी ना। विनोद उस औरत को सारी मिर्चियाँ दे देता है और अब धीरे धीरे उसकी जलन कम होती है। पुजारी जी ने ठीक कहा था कि अगर मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूँगा तो खुद ही इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। और वो अब से लालच करना बिल्कुल ही छोड़ देता है। साथ ही वो अपना ये वाला किस्सा अपनी बेटी को भी सुनाता है और उसको भी लालच से दूर रहने के लिए कहता है।